कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं और केमिस्ट्री के पार्ट 2 में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में। इससे पहले हम एटम के विषय में थोड़ा बहुत चर्चा किए थे पार्ट 1 में, और उसमें देखे थे कि जो के ऑर्बिट है तो के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका 2n² फार्मूला था, और n मतलब ऑर्बिट नंबर के का 1 होता है, तो ये n में 1 डालने से ये 2 इलेक्ट्रॉन आता है। फिर l का ऑर्बिट नंबर 2 होता है, तो n के जगह पे 2n² में अगर हम 2 डालेंगे तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह से हम देखे थे कि के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, l में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, m में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है और n में 32 इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से अब देखेंगे, जैसे ये हम देखे थे ये न्यूक्लियस होता है और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, जो जिसका मूवमेंट नहीं होता है, और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों बगल मूवमेंट करता रहता है, उसका चक्कर लगाता रहता है। तो जैसे के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, ये दिखाया गया है यहाँ से इसमें। इसी तरह से एल ऑर्बिट में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर एम का देखेंगे, इसके बाद फिर एन आ जाएगा। तो इस समय इलेक्ट्रॉन का संख्या को दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता रहता है उस पर चक्कर करता है उसको दिखाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का हुआ है, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर होता है 19। तो 19 को हम कैसे लिखेंगे, 19 को जो लिखा जाता है वो 1s2 2s2 2p6 हो गया, और उसके बाद होता है क्या, तो 3s2 3p6 और 4s1 हो जाता है इसमें। तो इसमें देखेंगे जैसे के का कितना हुआ, ये के हो गया, के का 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये 2 यहाँ पे लिखा गया है। अब ये जो है 2 और 6 8 हो गया एल का, तो इसलिए ये एल का जो लिखा गया है 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है एल में। और फिर एम में देखेंगे कितना है, तो एम में ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये 6 और ये 2, मतलब 1 मिनट हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, तो इस तरह से 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये 8 एम में 8 दिखाया गया है, और एल में फिर ये 4s में कितना है, एस में 1 ही दिखाया गया है। तो इस तरह से इसमें फिर 1 लिखा गया है। इस तरह से मतलब लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है इस तरह से। अब जैसे देखेंगे फिर कैल्शियम का कैसे होगा, तो कैल्शियम में भी इसी तरह से होता है कि जैसे 1s2 हो गया, कैल्शियम को किस तरह से लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 4s2 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि के में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो के में हो गया फिर अपना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन है कि इसलिए के में 2 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। और फिर ये एल में देखेंगे कितना है, तो ये 6 और 2 8 हो गया, तो 8 8 फिर लिखा गया है। इसके बाद फिर जैसे देखेंगे एम में कितना है, तो ये 2 6 8, तो ये फिर एम में भी 8 लिखा गया है। और जैसे एम में 8 लिखा गया है कहीं, ये 8 लिखा गया है, एम में 8 लिखा गया है, और फिर 4s2 है, तो एन में फिर 2 लिखा गया है। तो इस तरह से इसका लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आगे देखेंगे जैसे दो, ये 1s2 2s2 कैसे आता है, तो एक जैसे 2 डायमेंशनल में जो सेल रहता है, ये 1 सेल 2 सेल 3 सेल है, तो इसको सब सेल में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सब सेल इसका एक है, तो इसका सब सेल एस हो जाएगा। 2 में सब सेल क्या होगा, एस और पी होगा। 3 में सब सेल क्या होगा, एस पी डी हो जाएगा। फिर 4 में सब सेल क्या हो जाएगा, 4 सेल का, तो ये एक एस पी डी एफ हो जाएगा। तो इसी तरह से अब इसका ये 1 को ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1 इंटू एस, तो के में 1s हो गया, और एल में क्या हो जाएगा 2s और 2p, तो एल में 2s और 2p हो जाता है। इसी तरह से एम में कैसे होता है, तो 3s 3p 3d हो जाता है। फिर 4n में क्या हो जाता है, तो 4s 4p 4d 4f होता है। लेकिन अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसको हम अबव प्रिंसिपल कहते हैं। तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे 1s का सबसे एनर्जी कम होता है, सबसे एनर्जी लेवल जो है वो 1s का ही कम होता है, तो इसलिए सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s 2p आता है जो एल का है। लेकिन अब एम में तो 3s 3p 3d होना चाहिए, यहाँ पे 3s 3p के बाद यहाँ 3d आना चाहिए, लेकिन 4s है। 4s इसलिए है क्योंकि 4s का एनर्जी कम है 3d से, और 3d का एनर्जी ज़्यादा है, तो 3d इसलिए 4s के बाद में आया है। तो ये एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, इसलिए 3d से पहले 4s आता है। अब आगे देखेंगे जैसे ऑर्बिटल हो गया, तो ऑर्बिटल में एस के ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स रहता है, तो एस ऑर्बिटल में एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह से अब जैसे ये हो गया, तो पी में 3
बॉक्स रहता है तो इसमें फिर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ये जितना बॉक्स रहता है ना उसमें इंटू 2 कर देंगे तो फिर वो ऑर्बिटल जितना होगा। मान के चले इसका एस के पास एक ही ऑर्बिटल रहता है तो इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, तो एस एक ये इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। पी के पास 3 ऑर्बिटल रहता है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो गया। इसमें 5 रहता है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका संख्या लिखा हुआ है ऑर्बिटल का और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का। अब इसके आगे जैसे देखेंगे एक्सेप्शनल का कुछ केस है, तो एक्सेप्शनल का केस पहले बाद में देखेंगे, पहले उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे ये लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का हो गया, तो हाइड्रोजन का 1s2 सिर्फ 1 वाला जो है वो के का हो जाता है और 2 वाला जो है 2s 2p ये सब एल का हो जाता है। तो जैसे 1s2 हो गया, ये 1s1 में हाइड्रोजन का 1 होता है 1s1 हो जाएगा। फिर हीलियम का क्या होगा 1s2 हो जाएगा, तो ये दोनों तो के ही का हो जाएगा। फिर लिथियम का क्या होता है 3 होता है, तो 1s2 के बाद 2s2 आता है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देखे थे पीछे। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है 1s के बाद 2s आएगा, 2p आएगा, 3s 3p फिर 4s और 3d, इसी ऑर्डर में सब लिखना पड़ता है। तो इसमें अब ऐसे ही देखते जाएंगे। जैसे बोरोन का हो गया, बोरोन का 5 होता है, जैसे 1s2 2s2 और 2p1 करेंगे तो इस क्योंकि s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, जैसा कि हम ऑर्बिटल में देखे थे। यहाँ पे s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, p के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, d के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब इसके बाद इस हिसाब से हम पहले 1s2 को पूरा फिल कर दिए और उसके बाद बोरोन में क्या किए, तो बोरोन का क्या है 5 है, बोरोन का 5 है तो 1s2 पहले फिल हो गया, 2s2 फिर हो गया, तो 2 2 4 हो गया और फिर एक बचा हुआ है तो 2p1 में एक चला जाएगा, क्योंकि पी का तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है, तो फिर 2p1 हो गया तो इसका पुर जाता है। फिर इसी को अब जैसे सोडियम का देखते हैं, सोडियम का क्या हो जाता है, तो वो 11 होता है, तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 हो गया, फिर 2s2 हो गया, फिर 2p6 हो गया, अब 3s2 होगा, है ना। तो ये 2 2 4 6 10, तो सोडियम का तो एक ही 11 है तो 3s1 ही करेंगे, तो ये 2 2 4 6 10 और 1 11, तो ये हो जाता है। अब इसमें जो ये लिखा गया है, ये जो सोडियम का लिखा गया है 11 में, ये जो नंबर लिखा गया है ये 281, ये कैसे लिखा गया है, तो ये के का ये जो 1 वाला के हो जाता है, तो के का संख्या 2 है। अब 2 वाला में देखेंगे तो 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 हो गया और ये 1s1 में सिर्फ एक ही 1 है, तो इसलिए सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो 281 के हिसाब से लिखा गया है, क्योंकि के पास 2 था और एस और पी ये जो 2 वाला है, 2s2 और 2p6, इसका दोनों को जोड़ने पे बीच वाला 8 आ जाता है और 3s लास्ट वाला जो है वो 1 है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। इसी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन का तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, क्योंकि अब हीलियम का 2 है तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसका 0 हो जाता है, क्योंकि 1s2 ये पूरा फिल हो गया। ये 1s2 ये जो है 1s2 में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इसलिए इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें 2 ये 0 हो जाता है इसका। लिथियम का फिर देखेंगे तो 2 और 1 है, तो जैसे ये तो फुल है लेकिन ये 1 है तो इसका फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। अब 4 तक तो ठीक है, 4 तक 1 2 3 4 ही रहता है, लेकिन इससे आगे जैसे 5 6 7 8 हो गया है, तो 5 6 7 में क्या करेंगे, तो 8 माइनस करते जाएंगे। जैसे 8 ये 5 है तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो 8 माइनस 5, तो वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसका 3 हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 कर देंगे तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। इस तरह से होगा, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। अब आगे जैसे हम इसको लिखते थे, जैसे हाइड्रोजन का तो 1s1 हो गया, हीलियम का 1s2 हो गया। अब इसका जो लिथियम का हम लिखेंगे तो लिथियम का 3 होता है, तो 1s2 और 2s1 लिखेंगे तो हो जाता है लिथियम का। तो 1s2 को हम हीलियम लिख सकते हैं और ये बचा हुआ जो 2s1 है इस प्रकार से इसको 2s1 लिख दिए, तो इसी प्रकार से इसको हम लिखते जाएंगे। तो जैसे नियॉन तक हम लिख सकते हैं इसको, तो हीलियम 1s2 के जगह पे ये हो गया और 2s2 और 2p6, ये मतलब ये हो गया 6 और 2 8 और हीलियम में 2 रहता है तो 2 10 हो जाता है। तो इसी तरह से नियॉन तक लिख दिया। नियॉन के बाद फिर हम क्या करते हैं, तो नियॉन को लेकर के 3s1, मतलब ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। नियॉन ऐसा पूछ भी दिया जाता है कि नियॉन के मतलब रूप में ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूछ दिया जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, जैसे ये कॉपर वाला हो गया, तो ये जो है इसके बाद एक्सेप्शनल केस हो जाता है 2, जो कोई नियम को फॉलो नहीं करता। ये जो एक्सेप्शन वाला केस है वो नियम को फॉलो नहीं करता है। अब क्यों नियम का फॉलो नहीं करता है, तो ये जो 29 है, 29 को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 29 जैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 का, तो ये इस तरह से लिखा जाता है 29 का। तो जैसे 1s2 2s2 2p6
के बाद फिर 3s2 3p6 और 4s2 3d9, क्योंकि 3d से एनर्जी कम है 4s का, इसलिए 4s2 पहले आ जाता है। अब इसको जोड़ने पे जैसे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 9 29 हो गया। 29 तो हो गया, लेकिन इसका ये जो फॉर्मेट है ये गलत है, गलत माना जाता है। ऐसे रूल के अनुसार तो ये सही है, लेकिन ये गलत माना जाता है क्योंकि एक्सेप्शन में आता है 2। तो इसमें जैसे इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो इसका होना चाहिए था क्या, तो आर्गन और 4s2 और 3d9, लेकिन ये गलत है। अब इसका सही रूप क्या होगा तो वो हम एक्सेप्शनल वाला केस में आगे हम देख लेते हैं। जैसे ये जो है इसका सही रूप है, सही रूप क्या है इसका, तो 29 हो गया, तो आर्गन 4s2 3d9 लिखा जाना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या होगा, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसमें हम देखते हैं 3d9 को अगर लेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, तो 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन ये लास्ट में वाला जो एक अकेला सिंगल रह जाता है इसको सिमेट्रिक बना दिया जाता है। लेकिन ये नियम नहीं है, एक्सेप्शन का केस है। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो 3d में जो लास्ट में जो है उसके लास्ट के ऑर्बिटल वाला में ये इसको सिमेट्रिक बनाया जाता है। तो जैसे 9 है तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है तो इसको तो 3d10 हो जाएगा और ये 4s1 रह जाएगा। तो इसी तरह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है और इसमें 3d10 बना दिया जाता है। तो इसलिए अब ये सही हो जाता है, ये गलत है और ये सही हो जाता है। अब यहाँ आगे देखेंगे जैसे KLMN इसका वैल्यू क्या होगा, तो KLMN वैल्यू क्या होना चाहिए था इसमें, तो जैसे K का है 1s2 तो 2 वैल्यू है, और फिर P में जैसे 2 का कितना है, ये P का क्या वैल्यू है, तो 2s2 और 2p6, तो 2 और 6 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। और फिर 3 में क्या है, तो 3s2 और 3p6, तो ये 6 2 8 हो गया, तो ये यहाँ पे 8 लिखा गया था। और 3 में एक और है ये D वाला वैल्यू 9, तो 8 + 9 कर देंगे यहाँ पे, तो ये 17 हो गया। और 4s के पास कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये तो नियम के अनुसार ऐसा था, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस था, तो इसमें क्या किए थे, तो हम 4s से यहाँ से जैसे देखे थे कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये जो फोर्थ वाला ऑर्बिटल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये 17 से ये 18 हो जाएगा और ये 2 से 1 घट जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 8 18 1 होता है। अब इसी प्रकार सेम क्रोमियम का हो जाएगा। क्रोमियम को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब 18 तक तो ऑर्गन हो जाता है, और उसके बाद का जो हम 24 पूरा देंगे तो 4s2 मतलब ये 18 + 2 20 और +4 24 हो जाता है। लेकिन ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन 3d4 अगर करेंगे तो D में कितना है ऑर्बिटल, D में तो 5 ऑर्बिटल होता है, तो अगर इसको फिल किया जाए तो एक खाली रह जाता है, तो इसलिए इसको गलत माना जाता है। और इसमें फिर क्या होता है, तो एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है, और इस तरह से इसका फॉर्मेट जैसे 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेकर के इसको सिमेट्रिक बना दिया जाता है। तो इसी तरह से इसका फिर ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नंबर, तो K के पास जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कैसे रहता है आपको पता है, क्योंकि पीछे हम बताए हैं। और फिर 3 जो है इसमें 2 6 8 और 4 12 था, और ये 4s के पास कितना था, n के पास 4s के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। लेकिन इसमें क्या किए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो अब इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा 2 8 13 1 हो जाता है। और इसके बाद अब हम देखेंगे जैसे 21 को क्या लिखा जा सकता है इसके फॉर्मेट में, तो 21 को हम आर्गन 4s2 3d1 लिख सकते हैं। तो इस क्योंकि आर्गन का 18 हो जाता है, 18 और +2 20 और 3d1 का 1 वैल्यू हो जाता है। इसी तरह से 4s2 3d2 4s2 3d3 हो जाता है। लेकिन फिर क्रोमियम वाला जो पीछे हम देखे हैं अभी, तो उसके इसमें क्या हो जाता है, तो ऐसे 2 रहता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर जुड़ जाता है। तो ये जो एक्सेप्शन का 2 केस है उसको दिखाया गया है, और सबका लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला होता है ओबो प्रिंसिपल। ओबो प्रिंसिपल में क्या बोलता है, तो ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिटल को जो हम फिल करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इसका 1s 2s 2p और 3s 3p के बाद 3d ना होकर 4s आता है, क्योंकि 3d का एनर्जी ज़्यादा है 4s के कंपैरिजन में, इसलिए 4s पहले आ जाता है और 3d बाद में आता है। अब इसके बाद देखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। तो पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार क्या होता है, तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो अपोजिट पिन में रहेगा। एक इधर है तो दूसरा इधर, मतलब अपोजिट स्पिन के साथ वो एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
के अनुसार था। और हुन्स का रूल क्या कहता है, तो हुन्स का रूल था जो जैसे ये पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा और जब पूरा फिल हो जाता है तब इसको हम पेयर बनाते हैं। ये कहता है कि फर्स्ट ईच ऑर्बिटल विल बी फिल्ड विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे और तब जाकर पेयर स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें 2p3 था, तो 2p3 को हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो था इसका, जैसे 2p3 को हम इसमें 2 रख दिए और इसमें 1 रख दिए, 3 हो गया और लास्ट वाला खाली रह गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो एक 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 करके हम फिल कर दिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन का रहता तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता फिर, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता, वो 1s2 2s2 और 2p4 हो जाता। तो इसमें 2p4 आया, तो इसमें 4 हुआ, 2p4 में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे, तो ये पहले एक 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 रख देंगे, 3 हो गया और एक बचा रह जाता है तो वो फिर इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से वो कहा गया था कि पहले एक एक रखना है, फिर बाद में जो है उसको पेयरिंग स्टार्ट कर देना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे अनायन का देखा जाए, तो अनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है, तो जैसे ये सोडियम हो गया, सोडियम में क्या है, तो ऊपर एक माइनस रखा हुआ है, तो माइनस जो रहता है वो जुड़ जाता है एटॉमिक नंबर में। तो ये 12 हो गया, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसमें 2 2 4 6 10 2 12, ये इस तरह से लिखा जाता है अनायन का। तो अनायन में कुछ दिक्कत नहीं होता। लेकिन कटायन में क्या है, जिसको हम धनायन कहते हैं हिंदी में, तो कटायन में क्या होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है और जैसे 26 है आयरन का, तो आयरन का 26 तो है, लेकिन ये 2 प्लस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो 24 हो गया है इसका। 26 माइनस 2 कर देंगे तो 24 हो जाता है। लेकिन हम आयरन को लिखते कैसे, कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है आर्गन, पहले ये सब भूल जाइए, ये सब जो है ये कटायन सबको छोड़ देना है। पहले ये देखेंगे कि आयरन को हम लिखते कैसे, तो आर्गन हो गया 4s2 और 3d6, यही होता है, क्योंकि 18 और ये 2 20 और 6 26, तो आयरन का 26 होता है, 26 हम लिख दिए। लेकिन अब देखेंगे कि ये जो कटायन का वैल्यू है 2 प्लस, तो वो कटायन का वैल्यू जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 2 3 4, तो 4 वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो 4 वाला जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहता है उसी में से वो घटता है। तो जैसे ये 4 वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास 2 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 2 प्लस है, तो ये घट जाता है, तो ये 4s0 हो जाता है और 3d6 रहता है। तो 4s0 का मान तो 1 हो जाता है, तो ये 4s0 1 हो गया और आर्गन 3d6 हो गया। तो ये इस तरह से कटायन में होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है उसी में से घटता है। जैसे अब ये देखते हैं सोडियम का क्या होगा, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाता है। क्यों इतना इतना ही क्यों हुआ, 10 क्यों हुआ, तो ये जो 11 + 1 था वो माइनस हो गया। माइनस किससे होगा, तो लास्ट ऑर्बिटल से होता है, तो लास्ट ऑर्बिटल से 2p7 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अब 2p6 है। अब फिर से देखेंगे 13 Al+ में, Al+ मतलब 13 को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 लिख सकते हैं। लेकिन ये लास्ट वाला ऑर्बिटल में घट जाता है, प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, तो ये 3p0 हो जाता है, इसलिए ये 1 ही हो गया, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो फिर इतना ही हम लिखते हैं। अब जैसे क्रोमियम का देखते हैं, तो क्रोमियम अगर लिखेंगे तो क्रोमियम का 24+ होता है। और क्रोमियम का हम देखे थे इससे पहले, ये एक्सेप्शन वाला केस था। एक्सेप्शन वाला केस में हम इसको इस तरह से लिखे थे, 4s1 और 3d5 के रूप में लिखे थे। लेकिन अब इसमें प्लस है एक, तो वो 4s0 हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ वाला ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट है ये फोर्थ वाला ऑर्बिट है, तो इसी में से एक इलेक्ट्रॉन घटेगा और ये इस फॉर्मेट में रह जाता है। इसी तरह से फिर 29Cu2+ का अगर देखेंगे, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शन का ही केस है। तो इसको हम कैसे लिखे थे, आर्गन 4s1 और 3d10 लिखे थे। तो अब इसमें 2 प्लस है कटायन, लेकिन यहाँ पे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 का लेंगे और फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन घटेगा वो 3d10 में से घट जाएगा। तो ये 4s0 हो गया, तो 4s0 का मान 1 हो जाता है, तो आर्गन का आर्गन बचा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, तो ये 3d9 हो गया। तो आर्गन और 3d9, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया गया, ये 2 प्लस कटायन को फिल करने के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में अब देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन के विषय में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। इस पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद फिर अगर मास इसका देखा जाए, तो ये मास का वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 kg। अब इसके बाद एंटी पार्टिसिपल इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। एंटी पार्टिसिपल जो होता है इलेक्ट्रॉन को, हम उसको पॉजिट्रॉन या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब जैसे देखते हैं कि क्यों इसको हम ये क्यों कहते हैं, तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, दोनों का मास बराबर है।
अब इसके बाद देखेंगे चार्ज भी दोनों का बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिट्रॉन में क्या होता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन चार्ज का वैल्यू जो है दोनों का बराबर है। जैसे चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्या होगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिट्रॉन का +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। अब इसके बाद हम जैसे इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होता है, तो डुअल नेचर का जो रूल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम डुअल नेचर क्यों कहते हैं, तो डुअल नेचर कब होता है, जब उसका मास जो है बहुत कम होता है, बहुत वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, तब होता है डुअल नेचर। और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी है जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम को जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के चक्कर काटता रहता है, तो इसका वॉल्यूम जीरो नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वॉल्यूम जीरो है, इसलिए इसको हम डुअल नेचर नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डू नॉट हैव डुअल नेचर, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास है, क्योंकि इसका मास भी कम है और इसका वॉल्यूम भी जीरो के बराबर नहीं है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, डुअल नेचर इलेक्ट्रॉन के पास कहते हैं। कौन कौन सा नेचर होता है, एक पार्टिकल का और दूसरा वेव का, तरंग का। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटता रहता है इसके ऑर्बिट में, तो उसका जो एनर्जी होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो हमेशा निगेटिव में ही होगा। जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव, एनर्जी ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें छूट गया है थोड़ा सा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज निगेटिव, तो वो निगेटिव होगा। अब इसका जो स्टेबिलिटी हम देखेंगे, किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। तो अब अगर ऑर्बिट में देखा जाए, तो ये एक ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्राउंड स्टेट में है अभी। तो ग्राउंड स्टेट में जब इसको एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो जब ज़्यादा एनर्जी मतलब एनर्जी मिलने से क्या होता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट मतलब ये जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो ये अपने नेक्स्ट ऑर्बिट में इसमें चला जाता है, नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है। तो नेक्स्ट ऑर्बिट में क्यों जाता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी का ज़्यादा होता है। एनर्जी जब भी ज़्यादा होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा, या फिर स्टेबिलिटी रहने से एनर्जी नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे घट जाता है, एनर्जी ज़्यादा रहता है और स्टेबिलिटी घट जाता है, इसी को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होना है, तो स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबिलिटी उसको मिले, इसके लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी घटाता है। एनर्जी घटेगा कैसे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिर गामा रे और फोटोन को बाहर निकालता है। तो गामा रे और फोटोन को जब भी बाहर निकालेगा तब उसका एनर्जी घट जाता है और वो एक्साइटेड स्टेट से मतलब फिर ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो यही फिर इसका लैंग्वेज में लिखा हुआ है। प्रोटॉन का देखेंगे, प्रोटॉन जैसे होता है तो इसका चार्ज कितना होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर मास होता है इसका 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब इसका खोज किसने किया था, तो खोज इसका किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम इसको प्रोटॉन जो है वो दिया था रदरफोर्ड ने। अब न्यूट्रॉन में चार्ज जीरो होता है और फिर मास जो है इसका 1.674 इंटू 10⁻27 kg होता है। अगर मास की टर्म में चर्चा किया जाए तो सबसे ज़्यादा मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का ही होता है और सबसे कम मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है और बीच में प्रोटॉन रहता है। अब जैसे न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। इसके बाद आइसोटोप्स क्या होता है ये देखते हैं। आइसोटोप्स का हिंदी नेम होता है समस्थानिक, समस्थानिक। और आइसोटोप्स क्यों कहा जाता है समस्थानिक, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब एटम के पास सेम एटम रहेगा, सेम एलिमेंट रहना चाहिए, एटम का सेम एलिमेंट रहना चाहिए और सेम जो है एटॉमिक नंबर भी रहना चाहिए, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होना चाहिए, तो उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब जैसे ये हो गया, तो ये सेम हाइड्रोजन 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 सेम एलिमेंट है और सब में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास सब में डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या जो एटॉमिक नंबर होता है वही हो जाता है, तो प्रोटॉन 1 1 1 हो गया। फिर जो प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन का भी संख्या है, तो 1 1 1 हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए ऑर्बिट का नंबर, तो ये भी 1 1 1 हो जाता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ये भी 1 1 1 हो जाता है। फिर न्यूट्रॉन क्या कैसे निकलता है, तो न्यूट्रॉन तो दोनों को माइनस करके निकलता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर ये 2 - 1 यहाँ पे 1 हो जाता है, 3 - 2 यहाँ पे 2 हो जाते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। अब आइसोबार क्या होता है, तो संभारिक कहा जाता है आइसोबार को। तो आइसोबार में क्या होता है, तो फिर डिफरेंट एटॉमिक, पहले तो डिफरेंट एलिमेंट रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन सेम जो है एटॉमिक मास होना चाहिए। तो एटॉमिक मास जैसे आर्गन और ये इसका दोनों का ये एटॉमिक मास, हाँ एटॉमिक मास दोनों का सेम है, लेकिन
एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, तो इसीलिए इसको आइसोबार कहते हैं। अब जैसे इसके बाद आइसोटोन देख लेते हैं। तो आइसोटोन को सम न्यूट्रॉन कहते हैं। आइसोटोन में क्या होता है, तो कोई भी सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होना चाहिए। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कुछ भी यहाँ पे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगा तो वो आइसोटोन हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 15 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और ऑक्सीजन एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 15 - 7 8 हो गया और इसमें 16 - 8 8 हो गया। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाता है, इसलिए आइसोटोन कहते हैं इसको। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।